तो जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी लोग की रिक्वेस्ट पे आप लोगों ने कई बार कहा था कि डीएसपी आवाज टूर कराइएगा। 3 चीज़ अगर आपने फॉलो कर ली तो कोई सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा। रोक पहले तो जो फ्रेशर्स है ना, जिन्होंने अभी तक एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया हुआ है और जिन्होंने एक दो बार प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है, जिसमें आप मोर देन 95 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। कि आपने एक बार बहुत पहले हमको एक रामबाण स्ट्रेटेजी बताई थी, एक पेज पे मैंने लिखा था, हम्म। याद होगा आपको, हम्म। प्रीलिम्स के लिए आपने बताया था। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार काफी समय बाद हमारा शिवांग सर से मुलाकात हुआ। तो लेटेस्ट में एग्जाम आप सभी लोग का, इसमें पीसीएस 2024 का मेंस हुआ है, लेकिन आने वाला एग्जाम आपका प्रीलिम्स 2025 का, जो कि 12 अक्टूबर को है। और इनकी रणनीति, इनका आवाज, जैसा कि आप सभी लोग चैनल पे जाएंगे, पुरानी वीडियोस आप देखिए, कितना भर भर के लोगों ने प्रेम दिया। तो हमें लगा मुलाकात करें, तो काफ़ी रिक्वेस्ट करी मैंने कि सर 2 मिनट का समय दे दीजिए। तो इन्होंने बहुत ही कीमती समय दिया है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम्म। और सर, हमारे जो व्यूवर्स हैं, इनको ये बताइए कि 12 अक्टूबर को प्रीलिम्स का एग्जाम आयोग ने रखा है। हम्म। तो अभी जो छात्र हैं तैयारी करने वाले, वो, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे भी छात्र होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि हम कुछ भी पढ़ के ऐसे पास हो जाएंगे, और कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो कंफ्यूज होंगे, पढ़ तो रहे हैं काफ़ी समय से, लेकिन कंफ्यूज होंगे कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो थोड़ा-सा प्रीलिम्स के लिए आप अभी से लेकर के 12 अक्टूबर तक की क्या रणनीति आप बताते हैं, प्रीलिम्स की रणनीति बताइए? देखिए, सबसे पहले तो जो फ्रेशर्स है ना, जिन्होंने अभी तक एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ वही अभी थोड़ा थोड़ा प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने एक दो बार प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है या फिर एक दो अटेम्प्ट एटलीस्ट दिया हुआ है, वो अभी थोड़ा सा मेंस की तैयारी करें एक दो महीने और। जी, ठीक है। उसके बाद फिर प्रीलिम्स की तैयारी करें जब 3 महीने बचे हैं। अच्छा। 3 महीने से बहुत ज़्यादा समय प्रीलिम्स के लिए देना भी उचित नहीं है। वो जो अनुभवी हैं, जो न्यू कमर्स हैं, वो दे सकते हैं अभी से। अब उनके लिए स्ट्रेटजी तो दोनों के लिए सेम ही रहेगी। हमें पढ़ना यही है, हमें स्टैंडर्ड बुक्स और जो भी उनकी फेवरेट बुक्स हों जिस भी पब्लिकेशन की, वो बिल्कुल मैं उस पर हस्तक्षेप नहीं करूँगा कि वो पढ़ें या ना पढ़ें, बट जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ज़रूर कवर करें। वो सबसे पहले है यूपी पीसीएस का जी। पीवाईक्यू। पीवाई। हाँ, कई लोग घटना चक्र पढ़ते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन घटना चक्र से भी पहले या फिर घटना चक्र जिन्होंने पढ़ लिया है उसके बाद, आप एक बार मेरी सलाह ये रहेगी आगे के लिए कि घटना चक्र के साथ साथ या उससे पहले सिर्फ यूपी पीसीएस का 25 सालों का पीवाईक्यू जरूर कर लें। ठीक है, ठीक। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको यूपी पीसीएस का ट्रेंड पता चल जाता है और ये ट्रेंड सब्जेक्ट वाइज पता चलता है। तो आप जो पीवाईक्यू लीजिए वो सब्जेक्ट वाइज हो, अच्छा। यानी कि जैसे कि हिस्ट्री का हुँ। पहले सेक्शन उठा लिया, हिस्ट्री के सेक्शन में 2025 से लेकर के पीछे के 25 सालों तक ईयर वाइज पेपर हो। जी, जी। हिस्ट्री के एक साथ ईयर वाइज पेपर हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसी कई सारी पब्लिकेशन है मार्केट में, आराम से अवेलेबल है। इससे क्या पता चलता है कि हर ईयर पिछले 5-7 सालों का ट्रेंड एनालाइज हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि कम से कम 25 सालों का अगर कोई क्वेश्चन रिपीट करती है आयोग, हुँ। तब फिर आपको उसमें कोई समस्या नहीं होगी। नहीं। और आप जो इधर उधर कोचिंग की टेस्ट सीरीज देते हैं, टेस्ट सीरीज दीजिए बिल्कुल। अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो रहा है, उस टेस्ट सीरीज दीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज से पहले ये काम कर लीजिए। पहले इसी को आप टेस्ट सीरीज मान लीजिए अपना। मान लीजिए कि 25 सालों का जो क्वेश्चन पेपर है, इसको आप मान लीजिए किसी एक कोचिंग का 25 टेस्ट है ये, 120 क्वेश्चंस का। अच्छा। तो इसी को क्वेश्चन पेपर मान करके टेस्ट सीरीज का ठीक है, पहले सॉल्व कर लीजिए। तब अगर आपको समय मिलता है तब आप किसी टेस्ट सीरीज में जाइए, ठीक है। अदरवाइज पहले यही कीजिए। अच्छा, ठीक है। आपने एक बार बहुत पहले हमको एक रामबाण स्ट्रेटेजी बताई थी, एक पेज पे मैंने लिखा था। हम्म। याद होगा आपको, हम्म। प्रीलिम्स के लिए आपने बताया था, हम्म। और ये भी कहा था कि ये मेंस के लिए भी तकरीबन 80% तक कार्य करेगा। हम्म। प्रीलिम्स तो 100% निकलेगा ही निकलेगा। निकलेगा, यस तो यस। हमारे जानने में बहुत से लोग थे जिनको मैं काफ़ी समय पहले से वो स्ट्रेटेजी बताया कि इस बार 2024 का वो बंदा उसी स्ट्रेटेजी से सिर्फ हम्म। मेंस दिया। हम्म। एक बार हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे बहुत से बच्चे इतने दिमाग से, या कह सकते हैं, या फिर नहीं हो सकता, होते हम्म। हैं, कमज़ोर हम्म। होते हैं। जैसे कोई कहता है स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, हम्म। तो स्टैंडर्ड बुक ही नहीं समझ आते, क्या होता है स्टैंडर्ड बुक, मतलब नहीं समझते हैं वो नहीं, लोग स्टडी भी। बुक का मतलब ये है कि जैसे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की जी, लक्ष्मीकांत हो गई जी। जो बहुत पॉपुलर है। अच्छा। इसका मतलब स्टैंडर्ड बुक का मतलब ऐसे है। लेकिन वही है कि अगर कोई व्यक्ति, स्पेक्ट्रम वगैरह हाँ स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम बुक हो है। गया अच्छा। बिल्कुल। ठीक अगर है। किसी को थोड़ा सा भी कोई समस्या हो हुँ, रही है, मतलब कुछ लोग ऐसे हुँ, एक कैटेगरी के लोग हुँ। होते हैं जिनको मेंस में जी, दिक्कत नहीं होती बट जी, प्रीलिम्स में वाकई स्ट्रगल जी, करते हैं। जी, तो उनके लिए एक शॉर्टकट थोड़ा सा ये हो सकता है जी। कि आप अगर स्टैंडर्ड बुक से प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा हाँ, रहे हैं, तो हाँ। बहुत ही बेटर स्ट्रेटजी ये है कि आप ये मान लीजिए उसी को
एक तरह से गीता, कुरान, बाइबल मान लीजिए, जो 25 सालों का PYQ है यूपीपीसीएस का। 25 सालों के PYQ से आप 101% में बता रहा हूँ कि मोर देन 80 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120, अराउंड मोर देन 80 क्वेश्चंस, सॉरी 150 में मोर देन 80 क्वेश्चन आपके सिर्फ इसी PYQ से आ जाएंगे, 25 सालों के PYQ से। ठीक है, इससे ये होगा कि आपके पास एक क्वेश्चन बैंक तैयार है। आप इस क्वेश्चन बैंक में डाउट नहीं कर सकते। हम जो कोचिंगों में टेस्ट सीरीज होती है वो कौन बनाता है? जो लोग इस एग्जाम में फेल हो गए हैं बिल्कुल या किसी दुर्भाग्य से किसी कारणवश किसी स्टेज में वो क्लियर नहीं कर पाए, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ वही लोग बैठ के टेस्ट सीरीज सेट करते हैं। तो उससे बेटर है कि आयोग की टेस्ट सीरीज आप कर ले, जो PYQ के रूप में। इसके बाद फिर दूसरा सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल है प्रीलिम्स में, वो है करंट अफेयर। आयोग की टेस्ट सीरीज मतलब आयोग का ही PYQ? आयोग का PYQ, उसी को आप टेस्ट सीरीज मानिए। ठीक ठीक, हाँ। अब सेकंड पॉइंट, अगर किसी को कोई स्ट्रगल फेस कर रहा है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में, तो मैंने 90% देखा है ऐसे बंदों को, ऐसे कैंडिडेट को, कि वो मोर ऑफन क्या होता है कि वो करंट अफेयर को लेके कंफ्यूज होते हैं। करंट अफेयर की स्ट्रेटजी जो है, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, सबसे बड़ी रेखा है पास करने वालों में और फेल होने वालों में से। वो ऐसे है कि पहले सबसे बड़ा मिथ है कि करंट अफेयर को समझना। एक्चुअली करंट अफेयर को कुछ लोग समझते हैं कि 2 साल का करंट अफेयर आएगा, ये एक मिथ है यूपीपीसीएस में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि हम सिर्फ एग्ज़ाम के 4 दिन पहले या 10 दिन पहले करंट अफेयर एक साथ पढ़ लेंगे और हम परफॉर्म कर ले जाएंगे। एकदम गलत है। करंट अफेयर ही एकमात्र ऐसा सेक्शन है यूपीपीसीएस का जिसमें आप मोर देन 95 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सिर्फ मैं फिर कहूँगा, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा 1-2% को छोड़ करके जो यूपीपीसीएस का करंट अफेयर का PYQ देखे। सब लोग सोचते हैं कि PYQ का मतलब स्टैटिक करंट अफेयर हम छोड़ देंगे क्योंकि करंट अफेयर तो पुराना हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, करंट अफेयर पुराना हो जाता है। करंट अफेयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होंगे, लेकिन उससे ट्रेंड एनालिसिस हो जाता है बहुत अच्छे से। जैसे कि करंट अफेयर, एक कोई करंट अफेयर की बुक है, यूपीपीसीएस भी उसी से पूछ रही है, बीपीएससी से पूछ रहा है, उसी से पूछ रहा है, बट सभी का ट्रेंड अलग होता है। तो आप उसका पहले ट्रेंड एनालिसिस कीजिए यूपीपीसीएस का करंट अफेयर का, फिर आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे और फिर उसी अकॉर्डिंग आप करंट अफेयर की बुक को सॉल्व कीजिए, सॉल्व मतलब तैयार कीजिए। दूसरा एक कन्फ्यूजन है कि करंट अफेयर किस टाइम पीरियड का आएगा। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि 2 साल, 1.5 साल, ये सब मिथ है। आप जिस महीने यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है वो महीना छोड़ दीजिए, उस महीने का करंट अफेयर तो नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। उसका ठीक पहले वाला महीना वो भी छोड़ दीजिए, आप नहीं आएगा करंट अफेयर उस महीने का। अब उसके बाद फिर जो प्रीवियस मंथ आप पीछे की तरफ बढ़ते जाइए 9 मंथ्स तक, वहाँ तक करंट अफेयर आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल 12 अक्टूबर को शायद आपने एग्ज़ाम बताया, 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का, तो 12 अक्टूबर में इसका मतलब अक्टूबर का करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा। इसके अलावा सितंबर का भी करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नहीं पढ़ने की जरूरत है, एकदम मत पढ़िए। अगस्त को इंक्लूड करते हुए अगस्त से आप पीछे की तरफ, अगस्त, जुलाई, जून, मई, बढ़ते जाइए पीछे की तरफ 9 मंथ्स। सिर्फ ये 9 मंथ्स का करंट अफेयर अगर आप तैयार कर लेते हैं जी जान एकदम लगा करके अच्छी बुक के साथ में, आपका 100 नहीं तो 95% करंट अफेयर के क्वेश्चन इन्हीं 9 मंथ से आएंगे, कर ले जाएंगे, 9 मंथ से आएंगे। और ये लोग ऑफन जो है कंफ्यूज होते हैं इन चीज़ों में कि टाइम पीरियड वो नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं किस महीने का आया। आप इस चीज़ को सिर्फ मेरी बात पर विश्वास ही मत कीजिए, पिछले 5 सालों का आप ट्रेंड देख लीजिए करंट अफेयर का, 7 सालों का, 10 सालों का देख लीजिए, आप पाएंगे कि यार 9 मंथ से ज़्यादा पीछे जा नहीं रहा है। अगर 9 मंथ से पीछे का करंट अफेयर ही कोई घटना है तो वो इसलिए पूछा गया है क्योंकि इस 9 मंथ में भी उस रेफरेंस के साथ कुछ हुआ है। अच्छा, है ना, कि कोई अगर सबमिट 9 महीने पुरानी हुई है और उसका अगर यूपीपीसीएस ने पूछ लिया, इसका मतलब है कि इस 9 मंथ में भी इस सबमिट को लेकर कोई विवाद हुआ है या कोई हाईलाइट हुआ है। ठीक है, तो 9 मंथ से करंट अफेयर से पीछे एकदम मत जाइए। 98%, 99% या 95% तो क्वेश्चन इसी 9 मंथ से आएंगे, इसी 9 मंथ। हाँ, तो अब कुछ लोग 1.5 साल का पढ़ लेते हैं तो उनके पास सैंपल साइज बहुत हो गया पढ़ने के लिए, तो फिर वो भूलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। कोई, हाँ बिल्कुल, कोई व्यक्ति 10 पेज पढ़ रहा है, उसको पता है 10 पेज से ही हमारे 90% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कोई 100 पेज पढ़ रहा है और क्वेश्चन 10 ही पेज से आना है, तो कौन ज्यादा सक्सेसफुल हुआ? जो 10 पेज ही पढ़ के गया, क्योंकि वो भूलेगा नहीं, रट गया उसको। यस, एग्जैक्टली। सोर्स आपने बताया क्या करंट अफेयर, जैसे ये तो बता दिया, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आप 9 महीने का करंट अफेयर यहीं से या ऐसे ही पढ़ लो, ऐसा कुछ? देखिए, मैं किसी पब्लिकेशन का नाम तो ऑब्वियसली नहीं लूंगा। मैं 9 मंथ का करंट अफेयर ये बता सकता हूँ कि अगर आप मंथली करें तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है, है ना। अच्छा, मंथली कोई भी मैगजीन उठा लीजिए,
जो देखिए सारे कैंडिडेट समझते हैं कि पीसीएस ओरिएंटेड मैगजीन कौन सी है और यूपीएससी ओरिएंटेड मैगजीन कौन सी है। आप सिर्फ पीसीएस ओरिएंटेड मैगजीन ही समझ लीजिए। जी और इस चीज़ को पता करने के लिए बिल्कुल मेरे द्वारा बोलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, आपको सबको पता है कि पीसीएस ओरिएंटेड मैगजीन्स कौन सी होती हैं जी मंथली, ठीक बस वही पढ़ना है। आप ये नहीं कि आप किसी यूपीएससी की बड़ी कोचिंग की जी मैगजीन उठा लीजिए, जी बिल्कुल उससे कुछ नहीं जी होगा। उससे आप यूपीएस पीसीएस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जी तो ये वो मंथली अगर आप करते हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप मंथली मिस कर दिए हैं तो कम से कम 1 महीने पहले ही करंट अफेयर की तैयारी शुरू कर दीजिए। शुरू इसी 9 मंथ की मैगजीन से, इसी 9 मंथ के पीरियड की ठीक जो है। करंट अफेयर की चीज़ें वही पढ़िए आप। अच्छा दोस्तों आपको बता दें हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे, तो वहाँ जुड़िएगा। सर का एक प्रीलिम्स का एक बहुत बेहतरीन रामबाण चीज़ है, तो वो हम आप सभी लोगों के साथ में शेयर करेंगे जो है, क्योंकि वो लिखा हुआ है, मेरे पास पड़ा हुआ है। और सर जैसा कि एक बार आपने बताया कि जो बच्चे स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं हुँ, वो यूपी पीसीएस की 25 सालों की जो पीवाईक्यूज है उसको हुँ, लगा लें, हुँ, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं वो लगा के प्रीलिम्स तो पास हो गए, हुँ। अब मेंस के लिए क्या? हाँ, मेंस के लिए बस यही कि देखिए, अगर मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 25 सालों का लगा करके प्रीलिम्स क्वालीफाई हो ठीक जाएँगे। बिल्कुल इससे प्रीलिम्स ही आप क्वालीफाई होंगे, जी मेंस में कुछ नहीं होगा इससे ठीक है आपका, ठीक है कुछ नहीं होगा इससे ठीक मेंस में आपका। ठीक है। आपको मेंस के लिए किसी अच्छी कोचिंग के नोट्स नोट्स या फिर अच्छी स्टैंडर्ड बुक में आपको जाना ही पड़ेगा। अब ये कैसे जाना है, हाँ इसमें मेंस में आप ये कर सकते हैं कि मेंस में सबसे पहले तो आपको सिलेबस टू द पॉइंट रटा होना चाहिए। ठीक है ठीक है आप यहाँ पर मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं है, कोई भी ऐसी स्टैंडर्ड बुक नहीं है जो हूबहू सिर्फ सिलेबस को कवर करती हो। जी ठीक उसका कारण सिंपल सा है कि अगर किसी बुक का ऑथर हूँ, सॉरी या राइटर हूँ मैं, हम्म, तो मैं उस बुक को इस तरह से डिज़ाइन करूँगा जी कि यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाला बंदा भी उसको पढ़े, बीपीएससी वाला भी उसको पढ़े, जी छत्तीसगढ़ पीसीएस वाला भी जी पढ़े, झारखंड वाला भी पढ़े, मतलब जी जितने हिंदी भाषी जी 7 राज्य हैं, जी उनके जो पीसीएस एग्ज़ाम है और यूपीएससी वाला छात्र सभी मेरी बुक पढ़े। जी तो मैं बड़ी मोटी-सी बुक बनाऊँगा और मैं लेट्स एन एग्ज़ाम्पल टेक एन एग्ज़ाम्पल आप ले लेते हैं ज्योग्राफ़ी। ठीक है ज्योग्राफ़ी अगर मैं बुक लिख रहा हूँ, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि ऑल इन वन बुक बनाऊँ। ऐसी बुक बना दूँ कि अगर यूजीसी नेट भी कोई देने जा रहा है, तो वो भी उससे थोड़ा हेल्प ले ले। हम्म, अगर यूपीएससी भी कोई दे रहा है तो भी उससे हेल्प ले ले हम्म, और यूपी पीसीएस वाला भी हेल्प ले ले। जी अब यूपीएससी का बंदा मान लीजिए बुक बहुत पॉपुलर हो गई, हाँ, अब यूपीएससी का बंदा उसी पॉपुलरिज्म में उसको उठाएगा जी किताब को, सोचेगा कि इससे तो बहुत लोग सेलेक्ट हुए हैं। हाँ, ऑब्वियसली सेलेक्ट हुए होंगे बहुत से लोग, उसका रेफरेंस लिया होगा, लेकिन केवल उससे नहीं सेलेक्ट हुए होंगे। जी ठीक है। दिक्कत ये आती है कि अगर मैं सेलेक्ट हो गया हूँ और मैंने उस किताब को अगर 10 दिन भी छुआ है ना, तो मैं अपने इंटरव्यू बोल देता हूँ कि यार मैंने वो किताब पढ़ी। इस चक्कर में दूसरे लोग गुमराह हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। पीसीएस के कैंडिडेट जी स्पेशली। जी तो फिर मैं अगेन उसी बात पे वापस आता हूँ कि अगर जब मैं वो बुक लिखूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी कस्टमर मेरे से छूटे ना। मैं ये दिमाग में रख के किताब लिखूंगा। ठीक है अब यूपी पीसीएस का कैंडिडेट क्यों कंफ्यूज होगा, वो बस नाम के पीछे जाएगा और किताब उठा करके पूरी पढ़ना शुरू कर जी देगा, जो कि गलत स्ट्रेटजी है। गलत आपको कोई भी किताब अगर उठानी है स्टैंडर्ड बुक, तो सबसे पहले उस किताब के पहले पेज पर यूपी पीसीएस के उस बुक का जो सिलेबस है वो चिपका दीजिए उसमें। अच्छा और आप एकदम कसम खा लीजिए कि मैं बुक की इंडेक्स को नहीं पढ़ूंगा, हाँ मैं जो अपने यूपी पीसीएस का मेंस का उस सब्जेक्ट का सिलेबस है उस जैसे पॉइंट को पढ़ूंगा। जीएस1 का हो गया मैं तो मैं भूगोल पे ही अच्छा स्टिक ठीक रहता हूँ, मैं ठीक ज्योग्राफी पे स्टिक हाँ रहता हूँ। हाँ हाँ उदाहरण हाँ के हाँ तौर पर हाँ भूगोल में अगर आप यूपी पीसीएस के सिलेबस को जहाँ तक मैं रिमाइंड हाँ कर पा हाँ रहा हूँ, हाँ, तो उसमें अ, जलमंडल जो है, ठीक है ठीक जल ओशनोग्राफी जो है या ठीक जलमंडल जो हाँ है, जलमंडल की में बहुत ही लिमिटेड 1 या 2 पॉइंट है ठीक सिलेबस ठीक के। है ठीक है लेकिन जब हम भूगोल की किताब पढ़ते हैं, हम्म, तो भूगोल की किताब में जलमंडल में लगभग 10 चैप्टर्स होंगे, हम्म, हर एक चीज़ डिटेल में होगी। हम्म, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और मैं उसको पढ़ने लगूंगा तो मैं लाइफ बर्बाद फिर। तो सिर्फ और सिर्फ इसी तरह क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में हमें सिर्फ 3 पॉइंट गिन करके दिए हुए हैं वहाँ पर यूपी पीसीएस के ठीक सिलेबस है में। अगर मैं ठीक से रिकॉल कर पा ठीक रहा हूँ तो हाँ शायद 3 या 4 ही ऐसे ही ठीक होंगे। है ठीक है लेकिन अगर आप अच्छी ज्योग्राफी की बुक उठाएंगे तो क्लाइमेटोलॉजी पर पूरा पूरा करीब 100 पेज दिया होगा। हाँ काफी सही तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप 100 पेज पढ़िए जब आपको समय मिले समय एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद में। बिल्कुल आप सबसे पहले प्रायोरिटी देखिए कि ये जो 500 पेज की या 400 पेज की ज्योग्राफी की बुक है, इसमें से मेरे लिए काम के पेजेस कितने हैं। कितने ये आप कैसे मैच करेंगे, आप अपने सिलेबस से मैच कर लीजिए। सबसे पहले सिलेबस के पॉइंट्स को आप हाईलाइट कीजिए और उस सिलेबस के पॉइंट को उस किताब में जाकर के हाईलाइट करके सिर्फ वही पढ़िए आप। वही पड़ी और फिर यहाँ दिक्कत क्या होगी, कई बार ऐसा होगा कि कोई बुक ऐसी होगी जो आप पढ़ तो रहे हैं, हम्म, सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे दिए हैं, हम्म, लेकिन यूपी पीसीएस ने जो आयोग ने सिलेबस दिया है ज्योग्राफी का ही फिर से एग्जांपल लेता हूँ मैं,
ज्योग्राफी मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया हुआ है यूपीपीसीएस के सिलेबस में, आयोग के सिलेबस में, बट उस पॉइंट के सारे आयामों को उस किताब ने कवर नहीं किया है, तो तुरंत आपको रेड अलर्ट आ जाना चाहिए कि मेरी किताब बहुत अच्छी है, लेकिन सिलेबस का ये वाला पॉइंट जो कि मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इस किताब से इतर जा करके गूगल सर्च करके, चैट जीपीटी पे सर्च करके मुझे अच्छा से एक नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बना लेना है। कुल मिलाकर के ये है कि आपके सिलेबस के सारे पॉइंट्स सारे आयामों के साथ कवर होने चाहिए। इतना सा है, जैसे कि जलधाराओं वाला बिंदु उसमें है, तो जलधाराओं के बारे में जितनी बातें हैं, जलमंडल में एक जलधाराओं के बारे में आपको पढ़ना होता है, तो जलधाराओं के बारे में जितने बिंदु हैं आप बना सकते हैं, जैसे कि जलधाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है, विशेषताएं क्या हैं, जलधाराओं और जल तरंग में अंतर क्या है ना। इसके अलावा जलधाराओं के भारत में लाभ क्या है, नुकसान क्या है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जलधाराओं की क्या विशेषताएं हैं और क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, क्या जलधाराओं ने कुछ नुकसान भी किया है, बिल्कुल कई जलधाराओं ने नुकसान भी किया है, जैसे कि ठंडी जलधाराएं रेगिस्तान की उत्पत्ति कर देती हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, सारे आयाम उसके तैयार होने चाहिए। अगर कोई आयाम उस बुक में नहीं दिया हुआ है, तुरंत गूगल सर्च करके उसी किताब में चाहे लिख लीजिए छोटा छोटा, या किताब में स्टिक लगा करके, पेज लगा करके चिपका दीजिए और उसमें पॉइंट लिख दीजिए। ये मेरा कहना है कि आपको सिलेबस कवर होना चाहिए, ना कि किताब रटनी चाहिए। अच्छा सर, अब फिर हमें नहीं लगता कोई पॉइंट बचा हाँ, हुआ है? मुझे नहीं लगा सारे पॉइंट, बस सबका सार तत्व यही है पूरे तैयारी का, कि आपको मेंस में सिर्फ सिलेबस से स्टिक रहना है, सिलेबस के बाहर आप एक भी बिंदु मत याद करके जाइए, कितना भी इंपॉर्टेंट कोई चीज़ हो, बस सिलेबस पे स्टिक रहिए, है ना। और प्रीलिम्स में आपको यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू पर और इसके अतिरिक्त करंट अफेयर, 9 मंथ्स का करंट अफेयर, इस पे स्टिक रहें। ये 3 चीज़ अगर आपने फॉलो कर दी तो कोई सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण आप सभी लोग के लिए लेकर के आना था, क्योंकि देखिए इनके बताने का जो तरीका है मैंने आज तक देखा है, अभी तक हम ऐसा कोई मतलब लोगों को बताते हुए नहीं दिखा, जितना चीज़ों को खोल के आप सभी लोग को एकदम बताते हैं सारी चीज़ों को। और सर की भी इच्छा हमेशा से रहती है कि आप सभी लोग साथ हमेशा जुड़े रहें, कुछ ना कुछ जानकारी की चीज़ें बताते रहें। और लेकिन ऐसे पोस्ट पे, इसमें डीएसपी की पोस्ट पे वो समय नहीं मिल पाता है। तो अगर इनके पास समय होता है सारी चीज़ों को लेकर कुछ जानकारी आप साथ वीडियो के माध्यम से कुछ एजुकेशन संबंधी जानकारी करते हैं, तो हम आप सभी लोग साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत कीमती समय एक बार फिर से आपने दिया चैनल के लिए, और भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई और थैंक शुभकामनाएं यू भी। सो मच। तो जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी लोग की रिक्वेस्ट पे आप लोगों ने कई बार कहा था कि डीएसपी आवाज़ टूर कराइएगा। बहुत ही जिम्मेदारी पोस्ट होती है दोस्तों, और काफ़ी मेहनत होता है, काफ़ी समय बहुत मुश्किल से मिल पाता है, लेकिन हाँ, आपको मैन पावर की जो सुविधाएं हैं काफ़ी मिलती हैं, आवाज़ भी काफ़ी अच्छा आप सभी लोग को प्रोवाइड होता है। आप यदि सदर के एक डीएसपी बनते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने 2 गार्ड्स रहते हैं, एक सुबह के लिए भी अलग और रात के लिए अलग रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जैसे आपकी गाड़ी के साथ जो 2 लोग जाएंगे तो वो लोग हैं जैसे ड्राइवर, गनर हो गए। तो और बाकी अंदर भी हम लोग चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि कैसा है। आवाज़ काफ़ी साफ़ सुथरा अच्छा है, और जिनका ये आवाज़ है ये सिंगल रहते हैं, तो ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो इसी वजह से काफ़ी कमरे आपको खाली दिखेंगे। यहाँ पे हम लोग अंदर अभी चल रहे हैं, तो ये एंट्रेंस है यहाँ का। एंट्रेंस हम लोग एंट्री किए तो सामने आपसे लोग देख सकते हैं किचन है, तो किचन में बनाने के लिए हैं, 2 लोग यहाँ पे खाना बनाने के लिए भी हैं। फिर अंदर ये 2 कमरे और भी हैं, आपको हम दिखाते हैं। एक कमरा ये हो गया, जैसे कोई गेस्ट वगैरह आता है तो उनके लिए यहाँ पे आप मतलब कोई व्यवस्था, अभी तो हम जिनके यहाँ रुके तो गेस्ट के लिए हो गया। और इधर बगल भी एक रूम है, जो कि अभी ये फ़िलहाल थोड़ा सा स्टोर रूम जैसा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी एक रूम है। और यहीं के जस्ट बगल में ही एक आपको अटैच लैट्रिन बाथरूम। ये बाहर का एरिया काफ़ी हो गया, थोड़ा खेलने वगैरह के लिए आप इसको अपने अंदर मतलब खेल सकते हैं। और ये बगल में लैट्रिन बाथरूम सामने ही है, जहाँ पे वो रहते हैं, मेन रूम जिसमें रहना होता है। और ये रूम है इनका पूरा, और पूरा ये सेट है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा एवं अन्य भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मुझसे मिस ना होने पाए। हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि काफ़ी चीज़ वहाँ पे हम लिख के बता देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।